हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने शुरू किया था मैटर एंड इट्स स्टेट। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पिछले क्लास में मैटर के बारे में। व्हाट इज़ मैटर? मैटर के बारे में हमने पढ़ा कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। पदार्थ क्या होता है, फिर पदार्थ के गुण क्या होते हैं ये पढ़ा, फिर पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर अंतर क्या होता है अगर हम इसको एटॉमिक लेवल पर समझें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो हमने ये कहा कि सॉलिड में पार्टिकल्स अपने स्थान पर फिक्स होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते। ये एक स्थान पर फिक्स होकर बस ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड में, लिक्विड यानी द्रव, इसमें क्या होता है? तो होता क्या है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे जो वाइब्रेट कर रहे थे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब उनकी एनर्जी बढ़ने के कारण लिक्विड में उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो गई, तो अब वो थोड़ा मूव भी करने लग गए। आपको बहुत थकान महसूस हो रही थी, आपको भूख लगी थी, आप उठ नहीं पा रहे थे, आप सॉलिड स्टेट में समझ लीजिए। फिर आपने थोड़ा खाना खाया, थोड़ा ऊर्जा आई, थोड़ा चलने लगे, लिक्विड स्टेट में आ गए। फिर आपने ग्लूकोज पी लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ ऐसा पी लिया, फिर आप बहुत तेज़ दौड़ने लग गए, गैसियस स्टेट। कहने का ये मतलब है कि लिक्विड में एनर्जी, पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। गैस में तो और ज़्यादा होती है। गैस में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है। अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, जो अंतराणुक आकर्षण बोलते हैं, पार्टिकल्स के बीच का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, ये लगभग जीरो। लगभग क्यों कहा गया? अगर आइडियल गैस की बात करेंगे तो उस केस में, आदर्श गैस के केस में अट्रैक्शन एग्जैक्टली जीरो हम कहते हैं। लेकिन जब रियल गैस की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता ही है, इसलिए हम इसमें कहते हैं लगभग जीरो। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड के केस में, इसलिए यह सॉलिड है। लिक्विड में अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। गैस में सबसे ज़्यादा एनर्जी, इसलिए सबसे कम अट्रैक्शन। तो यहाँ तक तो आपने पिछले क्लास में समझा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में मैटर एंड इट्स स्टेट में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। भाई ये तो ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। तो कैसे? तो हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि स्टेट, किसी भी मतलब मैटर का स्टेट क्या होगा। फैक्टर्स विच डिसाइड स्टेट ऑफ मैटर। वो कौन से कारक हैं जो पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं? तो ऐसे दो फैक्टर हैं। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान, कितना तापमान है, कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी लग रही है, कितनी ठंडी है, यह कारक डिसाइड करेगा। और दूसरा है प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब। प्रेशर कितना, यह दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। यह दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका जो मैटर है, आप जिस भी चीज़ को ले रहे हैं, जिस भी एग्जाम्पल को आप ले रहे हैं, वह सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो इसका नोट्स बना लीजिए।
जल्दी से। और हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्या प्रभाव होगा। तो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड मतलब ठोस, और लिक्विड स्टेट है, लिक्विड मतलब द्रव। और सबसे आसान एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें तो हम लेते हैं बर्फ़ को, बर्फ़ यानी आइस। अब हमारा ये एक आइस क्यूब है, हमने इस आइस क्यूब को टेम्परेचर देना शुरू किया, ये आइस क्यूब था, टेम्परेचर देना शुरू किया। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर देंगे आप देखेंगे यह जो बर्फ़ है, यह बर्फ़ धीरे धीरे पिघलता चला जाएगा और अंत में पानी बन जाएगा। आप समझे, आपने इसे ऊष्मा दी, आपने इसे तापमान दिया, यानी आपने इसे ऊष्मा दी। ऊष्मा क्या, ऊर्जा है, यानी आपने इसे ऊर्जा दी। तो ऊर्जा को हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू, क्योंकि आप इसमें जोड़ रहे हैं। आपने ऊर्जा दी, ऊर्जा को प्राप्त करके इसके कण ज़्यादा मूव करने लग गए, क्योंकि कणों की ऊर्जा बढ़ गई। कणों की कौन सी ऊर्जा बढ़ी, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो ठोस के जो कण थे वह द्रव में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी गलना। कोई चीज़ गल रही है, सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होना यानी गलना। और यह किसी निश्चित बिंदु पर होता है, तो वह बिंदु, वह न्यूनतम तापमान जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस तापमान को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक। क्योंकि यह प्रक्रिया क्या है, यह प्रक्रिया है गलने की, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की। इसलिए वह बिंदु, वह न्यूनतम तापमान जिस पर सॉलिड से लिक्विड में मैटर चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग गलनांक कहते हैं, गलनांक। अब यह बताइए कि आइस का, आइस यानी बर्फ, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो यह आपको पता होगा कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर इसको हम केल्विन स्केल में लिखें तो केल्विन स्केल में हम क्या लिखेंगे, केल्विन स्केल में बर्फ़ का तापमान, बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। यह नोट कर लीजिएगा, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। अच्छा, यहाँ अब सॉलिड से लिक्विड में चीज़ कन्वर्ट हुई, ये मैटर कन्वर्ट हुआ, तो क्या लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगर आपने फ्रिज में, आप क्या करते हैं, आपने पानी लिया और पानी को आपने फ्रिज में रख दिया। अब आप जब कुछ देर बाद निकालते हैं, आप देखते हैं कि वो बर्फ़ बन चुका है, यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो सॉलिड से लिक्विड में भी पॉसिबल है, और उसी तरीके से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन भी पॉसिबल है। यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब ये आप देखेंगे कि बर्फ़ जब गलना शुरू हुआ, तो अगर आप वहाँ एक थर्मामीटर लगा दीजिए और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको ऊष्मा देंगे, आप ये जो थर्मामीटर लगाएंगे, इस थर्मामीटर की रीडिंग तुरंत बढ़नी स्टार्ट नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? आपने एक भगोने में बर्फ़ के कुछ टुकड़े रखे, फिर उन टुकड़ों को आपने फ्लेम पर रख दिया और उसके बाद उसको आपने ऊष्मा प्रदान करनी शुरू की। लेकिन आप देखेंगे अगर थर्मामीटर लगा दिया और उसके बाद इसमें आपने कुछ बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए और आप इसको फ्लेम दे दिया, यानी आपने ऊष्मा दे दी। अब आप कुछ देर तक देखेंगे कि इसके तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है। तो प्रश्न यह उठता है कि आप तो ऊर्जा देते जा रहे हैं, लेकिन तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है, तो वह ऊर्जा जा कहाँ रही है? और ऊर्जा के संरक्षण का नियम तो यह कहता है कि ऊर्जा का विनाश नहीं हो सकता,
एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको हम विनाश नहीं कर सकते, इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यह ऊर्जा कहाँ चली जा रही है, यह ऊर्जा कहीं चली जा रही है, हमें नहीं मालूम वो कहाँ जा रही है, वो गुप्त हो जा रही है। इसलिए यह जो ऊष्मा, जो हम ऊष्मा इसको दे रहे हैं, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रकार है, तो यह जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, इस ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो बात समझ में आया, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का अर्थ होता है गुप्त, यानी गुप्त ऊष्मा, यानी इस बर्फ के को हम गुप्त ऊष्मा दे रहे हैं, तब यह वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हो क्या रहा है, आणविक स्तर पर देखा जाए, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाए, तो हम यह कहेंगे कि यह जो गुप्त ऊष्मा दे रहे थे वो कार्य क्या कर रही थी, वह, अब हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है, अब वो अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, बस एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर वो मूव नहीं कर सकते, वह सिर्फ अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने के कारण क्या हुआ, अब जैसे यह एक पार्टिकल है, यह एक कण है, यह सिर्फ अपने स्थान पर वाइब्रेट कर सकता है। आपने थोड़ी सी ऊर्जा दे दी, थोड़ी सी ऊर्जा मिली, थोड़ा और वाइब्रेशन बढ़ा, थोड़ी सी और ऊर्जा दी, थोड़ा और वाइब्रेशन बढ़ा, फिर हो सकता है और ज़्यादा ऊर्जा दे दिया आपने, तो यह थोड़ा मूव करना शुरू कर जाए। अब यह पार्टिकल थोड़ा यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, थोड़ा मूवमेंट यहाँ से एक दूसरे स्थान पर हो सकता है। एग्जैक्टली यही बात ठोस में होती है कि जब हम किसी बर्फ के टुकड़े को गुप्त ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, लेटेंट हीट प्रदान कर रहे हैं, तो वह गुप्त ऊष्मा उस ठोस के अणुओं के बीच का जो आकर्षण है, उस आकर्षण को कम करने का प्रयास करता है, और जिससे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है। पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है तो उससे उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, जो बंधन है, वह टूटता है और पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना शुरू कर देते हैं। और यह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का गुण है, यह द्रव का गुण है, यानी हमको द्रव की अवस्था मिल जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, आपसे ये पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पानी, तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पर और 0 डिग्री सेल्सियस पानी, अगर हम दोनों की बात की जाए तो दोनों में कौन ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी, तो किसके पास होगी, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ था। अब बर्फ को आपने क्या दिया, आपने दिया लेटेंट हीट दिया। जब लेटेंट हीट दिया तब तो वह जाकर 0 डिग्री सेल्सियस पानी बना। इसका मतलब इसके पास ऊर्जा ज़्यादा है। यानी अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए, अगर हम स्टेप्स में समझें, मान लीजिए आपने बर्फ़ रखा था -5 डिग्री सेल्सियस पर और आपको पानी चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप क्या करेंगे, अब गुप्त ऊष्मा यहाँ पर तो आपको देना होगा बीच में, लेकिन कैसे, क्या हम यहाँ से इस तापमान से इस तापमान तक कैसे पहुँचेंगे, हमें बर्फ़ से पानी बनाना है, यानी हमें मेल्टिंग करानी है। लेकिन स्टेप्स क्या क्या होंगे, तो आप सबसे पहले इसको ऊष्मा देंगे। जब ऊष्मा देंगे तो यह बर्फ़ -5 डिग्री सेल्सियस से यह बर्फ़ बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। पहले देखिए तापमान में अंतर आया, तापमान चेंज हुआ, ये हो गया आइस और यह भी है आइस। तो -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 5 डिग्री सेल्सियस वाटर। मतलब आप समझे, इस प्रक्रिया में
देखिए कहाँ पर आप गुप्त ऊष्मा देना पड़ रहा है, आपको गुप्त ऊष्मा इस प्रक्रिया में देना पड़ रहा है। जब आप आइस से वाटर में उस बिंदु पर गुप्त ऊष्मा हमेशा गलनांक पर दी जाती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए गुप्त ऊष्मा देनी होगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई, तो आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोककर, और तब तक मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो यह तो बात हुई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की। अब लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड से, यह हमारा लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था है, और इससे हमें गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना हो, तो इस केस में भी हमको ऊष्मा देनी होगी। हमने इस केस में भी ऊष्मा दी। अब इस केस में ऊष्मा दी तो क्या होगा, इस केस में लिक्विड अब जो कि अपने स्थान पर मूव कर पा रहे थे, लिक्विड के पार्टिकल्स अब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे, ये उसके ऊपर सरक रहा है, ये उसके ऊपर सरक रहा है, इधर सरक कर इधर उधर मूव कर सकते थे, और ऊष्मा देनी शुरू की। फिर धीरे धीरे इनके पास और ऊर्जा बढ़ती चली गई, और एक समय ऐसा आया जब सभी के सभी एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त हो गए, कंप्लीटली फ्री हो गए। तो उस केस में क्या हुआ, एक पार्ट के लिए यहाँ है, एक पार्ट के लिए यहाँ है, एक पार्ट के लिए यहाँ, एक पार्ट के लिए यहाँ, एक पार्ट के लिए कुछ ऐसा। तो आपने देखा होगा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, और लिक्विड से जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तब तो पदार्थ का आयतन कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया। उदाहरण स्वरूप अगर हम समझें तो उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लेते हैं वाटर, और यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं वाटर वेपर, वाटर जल, और यह हमने लिया जलवाष्प, आप इसको साधारण भाषा में भाप भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट करना था। क्या किया आपने इसको गर्म किया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा, वाटर से वाटर वेपर यानी लिक्विड से गैस में जो बदलने की क्रिया होती है, इसको हम कहते हैं, ये जिस तापमान पर होता है वह तापमान कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और यह प्रक्रिया क्या हो गई, यह प्रक्रिया हो गई आपकी बॉइलिंग। आप प्रोसेस का नाम बॉइलिंग, और इसको वेपोराइजेशन भी कहा जा सकता है। वेपोराइजेशन मीन्स वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस टेम्परेचर पर, जिस न्यूनतम तापमान पर यह प्रक्रिया हो रही है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर कहने का मतलब ये है कि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। और वाटर आप चाहे जापान से लें कि ऑस्ट्रेलिया से लें कि कनाडा से लें कि भारत से लें कि समुद्र से लें कि कहीं से भी लें, अगर पानी प्योर है तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, न 99.9 पर भी नहीं और 100.1 पर भी नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही यह पानी उबलेगा। तो यह तापमान हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में कहा जाए तो 373.15 केल्विन। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई। वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। तो क्या गैस से भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, गैस से जब लिक्विड में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं।
आपने यह देखा होगा, एक ठंडा ग्लास ले लीजिए जिसमें आपने ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ हो और उसको थोड़ी देर ढक कर रख दीजिए और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसके ऊपर कुछ बूंदें आ जाएंगे। क्या हुआ? ये बूंदें कहाँ से आई? तो वातावरण में पहले से ही कुछ न कुछ जल वाष्प मौजूद है, कुछ न कुछ वेपर मौजूद है। जैसे इस ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आया, यह जल वाष्प अपनी ऊर्जा लूज कर गया और यहाँ पर आपको कुछ पानी की बूंदें दिखाई देने लग गई। तो यहाँ तक समझ में आया? तो जब हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वेपर से लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।